अरे तैयबा और जैश ए मोहम्मद वाला है, ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी। ये देश की संपत्ति चलाएंगे। देखिए, जो शांति से, वैभव, मैं साफ बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपके शो पे, जो शांति से प्रोटेस्ट कर रहा है, जो देश को नहीं जला रहा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं आपसे अग्री करूं ना करूं, आपका संविधान है खाके यार। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को आपने बिल्कुल जमीन पे फेंक दिया। हम में से कितने बन गए टेररिस्ट? हम में से कितने बन गए माफिया शार्प शूटर्स? हम में से कितने बन गए दाऊद इब्राहिम कास्कर? हम तो नहीं बन गए ना, सब लोग अपना काम ही कर रहे हैं ना। फिर ये आर्ग्यूमेंट की अग्निवीर टेररिस्ट बन जाएगा, क्यों? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इसमें राजनीतिक पार्टी क्यों? इनको हर जगह कुछ ना कुछ करना है, हर जगह कुछ ना कुछ करना है, हर चीज में, कि अग्निपथ स्कीम बुरी है। अरे फौज को चलाना दो ना, फौज को जो चलाना है। ये फौज को ये भी सिखाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे करनी है, इनको एयरफोर्स को ये भी ट्रेनिंग देनी है कि बालाकोट की स्ट्राइक कैसे तुम्हें करनी चाहिए थी, क्या करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा जो मामला है ना पेंशन का, ये पेंशन का मामला फौज को डुबा देगा। ये मैं बता रहा हूं, ये फौज को डुबा देगा ये पेंशन का मामला। आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास वही गंदी सी इंसास है एक, ठीक है, राइफल आपके पास वेपन्स नहीं है फेस करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वैभव, ये जो अग्निवीर वाला मामला है, जो स्कीम निकाली अग्निपथ, तो मुझे काफी ना सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं और मैंने अलग अलग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इस बारे में बात भी करी है। लेकिन जो मुझे लगता है कि डिफेंसिव ऑफेंस से एक लोगों को खास उम्मीद है इस मामले में, तो हमें अपना कुछ बातें रखनी चाहिए और बातें जो हैं वो बीच में हैं। हर एक जो चाहता है वो चाहता है कि भाई हमारे पक्ष की बात हो, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं बीच में हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा, तब जाके मामला सलटेगा। पहली बात तो यह है कि ये अग्निपथ है क्या? ये फौज को करवाना ही था। मुझे तो यह आश्चर्य हो रहा है कि अब जाके 2022 में क्यों लॉन्च करा फौज ने। फौज को यह चीज 25, 30 साल, 50 साल पहले कर देनी चाहिए थी। कुछ समय पहले तक फौज का जवान ओनली 7 ईयर्स तक काम करता था। नौकरी उसकी 7 साल की होती थी और बाकी 7 ईयर्स वो रिजर्व पे होता था। उसके बाद उसको जो भी पेंशन मिलनी होती थी, फिर वो कर दिया कि 15 साल के बाद मिलेगी। पर 7 ईयर्स का भी हो चुका है फौज में सर्विस, जो अभी 4 साल के ऊपर लोग कंप्लेन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं ये है क्या मामला ना पूरा। बात यह है कि इसमें 2-3 कारण हैं। वैभव, सबसे पहला कारण यह है कि, और ये बहुत गंभीर कारण है फौज के लिए, इट्स अ वेरी सीरियस इशू फॉर द आर्मी दैट और द नेवी और द एयरफोर्स, ये जो एज प्रोफाइल है ना, ये ज्यादा हो रही है। ये 32, 33, 34 तक जा रही है और किसी भी आर्मी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। किसी भी आर्मी के लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसको मिड 20s या लेट 20s में लाना है। ये काम फौज को बहुत पहले कर देना चाहिए था अग्निपथ का। मैं फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, मेरी तरफ से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि फौज को कर देना चाहिए था, ऐसा गौरवरिया बोल रहा है, मगर फौज के हिसाब से बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये डिले हो गया बहुत ज्यादा। सबको पता है अग्निपथ स्कीम में 4 साल के लिए लोग आएंगे। 4 साल के बाद उसमें से 25% फौज में रह जाएंगे और बाकी बाहर की दुनिया चले जाएंगे। उदाहरण के लिए बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, असम राइफल्स में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सिविलियन स्टाफ है उसमें, और 15-16 जो भी डिफेंस यूनिट्स हैं जो जो कि एमओडी से ताल्लुक रखती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ताल्लुक रखती हैं उसमें। तो क्या इन लोगों को 4 साल के बाद सरकारी नौकरी मिलेगी? उसका आंसर है हां। उसका जवाब है हां, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी मिलेगी। इसके अलावा जो स्टेट पुलिस कर रही है, मेरी बातचीत अभी हुई थी ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा सर से। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा इज वेरी सीनियर, इज 1961 कमीशन, 1961 कमीशन है वो, और ही इज गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश अभी। तो उन्होंने बात करी थी और वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात कर रहे थे कि 8 मुख्यमंत्रियों से बात हुई और 8 के 8 ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस ला रहे हैं जहां पे 10% रिजर्वेशन। तो क्या अग्निवीर जब फौज छोड़ेगा क्या उसको मिलेगी? हाँ मिलेगी। क्या है कि 4 साल के लिए करेगा, उसके बाद वो चला जाएगा। उसकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी जो कि इस 4 साल में शामिल है, राइट?
एक बार वो फौज से चला गया फिर उसकी रिजर्व लाइबिलिटी नहीं होगी। जाहिर सी बात नहीं, अब आप आर्मी में हैं, आपने आर्मी छोड़ दिया, बीएसएफ में चले गए, तो आर्मी की रिजर्व लाइबिलिटी खत्म हो गई ना, देन यू बिकम पार्ट ऑफ बीएसएफ। रिजर्व लाइबिलिटी इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू आर इन द सिविल स्ट्रीट, जब आप बाहर हैं, सिविलियन हैं। अगर जंग होती है तो फिर वो बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ के साथ रहेगा वो। वेब ऑफ फौज को क्यों करना था, मैंने आपको बताया कि एक तो बड़ी बात हो गई कि फौज को एज प्रोफाइल कम करना है। दूसरा एक बहुत बड़ा टेंशन ये है ना कि पिछले साल हमें ये सब तो पता है कि हमारा 75 अरब डॉलर का एक बजट है, डिफेंस बजट, जिसमें कि करीब 65% सैलरी और पेंशन के लिए जाता है। ये सबको स्टोरी पता है। जो स्टोरी लोगों को नहीं पता है वो ये चीज है कि बड़े स्ट्रेंजली, बड़ी अजीब सी बात है कि हमारा पेंशन बिल हमारी सैलरी बिल से ऊपर है। अगर हमारा सैलरी बिल 100 है तो पेंशन बिल 125 है। ऐसा होना नहीं चाहिए, पर ऐसा हो गया, क्योंकि भाई अंग्रेजों के टाइम से एक नीति चली आ रही थी कि आप इतना साल करिए, जीवन भर पेंशन, राइट। अब फौज ये कह रही है कि यार हम पेंशन दें, हम तनख्वाहें दें, हम नए नए हथियार खरीदें, एज प्रोफाइल ठीक करें, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। तीसरी चीज ये है कि याद है 2-3 साल पहले से या 4-5 साल पहले से काफी सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है कि हर एक भारतवासी को कम से कम 2 साल तो फौज में रहना ही चाहिए। आपने भी सुना होगा, सब लोगों ने, हम सब ने देखा कि नहीं, फौज में जाना चाहिए, तभी जाके डिसिप्लिन आएगा, तभी जाके डिसिप्लिन आएगा। अब कर दिया अग्निपथ तो फिर उसमें ही प्रॉब्लम है। यही तो है, आओ फौज में ज्वाइन करो, हर एक भारतवासी को खुला मौका है, आप आइए, ज्वाइन करिए, जो सेलेक्ट हो गया सेलेक्ट हो गया। लिमिटेड वैकेंसीज है, ऑब्वियसली आप करोड़ों की फौज थोड़ा ना कर सकते हैं, पर जो भी है आप आइए। अच्छा, इसमें कई वेटरन्स ने कुछ उनके रिजर्वेशंस हैं, और जाहिर सी बात है, जो यार वैभव जो इतने साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को देगा, उसका परिवार उसके साथ वो बलिदान देगा, एंड दिस इज अ ह्यूज सैक्रिफाइस। लोग ना कई साल दर साल परिवार, लोगों ने अपने बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देखा यार फौज में। मैं आपको बताता हूं, ये एटलीस्ट आर्मी की सच्चाई तो है। नेवी एंड एयरफोर्स आर स्टिल, नेवी में भी थोड़ा सा होता है, दे सेल फॉर एलोंगेटेड पीरियड बट दे कम बैक। आर्मी में यू गेट पोस्टेड टू प्लेसेस विच यू कांट फाइंड ऑन द मैप, यार नक्शे में वो जगह मिलती नहीं है। तो फौज में थोड़ा सा ज्यादा है ये, बीइंग अवे फ्रॉम द फैमिली, एंड दिस इज ऑल्सो सैक्रिफाइस। किसी बाप को बोलिए कि अब आप अपने बच्चों को 10 महीने के बाद देखेंगे, सारा काम फोन पे ही चल रहा है, हाँ बेटा कैसा है, स्कूल में 10 चीजें होती हैं, एक फर्ज होता है किसी का। तो आर्मी आई थिंक इन दीज टर्म्स सैक्रिफाइसेस मोर। तो जब एक ऐसे माहौल में आप पले बड़े हैं और आपने 20-30-40 साल से यही माहौल देखा है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी आपको लगता है कि कोई सरकार कोई नीति लेकर आई है, तो उसमें एक रिएक्शन होता है, ये जाहिर सी बात है। और ये रिएक्शन ना, चाहे वेटरन सपोर्ट करें या वेटरन सपोर्ट ना करें, मुझे ऐसा लगता है कि लोग तभी बोलते हैं जब प्यार करते हैं, लोग तभी बोलते हैं जब उनको मोहब्बत होती है। वरना वेटरन्स को तो पेंशन मिल रही है, उनको क्या लेने देना, उनको क्या मतलब है अग्निपथ से। कल वो बोले ठीक है यार, तुम अग्निपथ 4 साल का करो, 4 महीने का करो, हमारी वजह से। पर ऐसा नहीं है, प्यार है फौज से, प्यार है देश से, इसलिए बोलेंगे और इसलिए अपनी जो राय है उसका इजहार भी करेंगे, ये जाहिर सी बात है। दे कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इमेंस लव एंड दैट इज ऑल दैट आई वांट टू से। नाउ 2-3 खदशात हैं, 2-3 ऐसी बातें हैं जो उनको लगा कि गलत हैं। पहली बात तो ये कि लोग क्या करेंगे 4 साल के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ने अब क्लियर कर दिया कि क्या करेंगे 4 साल के बाद, और अग्निपथ की स्कीम रोल बैक भी नहीं होने वाली, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। सरकार ने साफ कर दिया कि साहब अग्निपथ की स्कीम जो है वो रोल बैक बिल्कुल नहीं होगी, कुछ हो जाए ये रोल बैक नहीं होगी, ठीक है। तीसरी चीज है वैभव, ये बोला गया कि साहब ये जो फौजी हैं, ये जो लोग हैं, ये जो अग्निवीर हैं, ये लड़ नहीं पाएंगे और इनके बस का कुछ नहीं होगा, और सिर्फ 4 साल करी है और इनमें ना वो बॉन्डिंग नहीं होगी, राइट। मुझे नहीं लगता कि ये बात है, क्योंकि ना हमें फौज के रेजिमेंटल सिस्टम्स को, रेजिमेंटेशन को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। और मैं कई बार बोल चुका हूं, अगर आपका कोई फौजी दोस्त है ना, आप उसके साथ 1 महीना कैंटोनमेंट के अंदर रह लीजिए, छोड़िए अग्निवीर, छोड़िए अग्निपथ, छोड़िए ऑल दीज थिंग्स, वो 1 महीना आपकी जिंदगी बदल देगा। फौज है ही ऐसी, वो खून में चली जाती है फौज। सो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा।
और यहां तक कि ये कहना कि साहब ये लोग अगर 4 साल के बाद माफिया ज्वाइन कर लेंगे या कोई उपद्रवी काम करेंगे, टेररिस्ट बन जाएंगे, ये सब, ये भी बात गलत है यार। हमने 5.5 साल नौकरी करी फौज में, हम कौन से टेररिस्ट बन गए यार? दुनिया भर के एसएस ऑफिसर्स हैं, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स। हमारे समय पे तो 5+5 होता था, 5 साल फिर 5 साल। जिन्होंने 5 साल के बाद अगर छोड़ा है, आप एक का नाम बता दीजिए शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स का, जिसने कि हथियार उठा लिए हो देश के खिलाफ, या कोई चोरी डकैती में पड़ गया हो, या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में पड़ गया हो, शार्प शूटर बन गया हो। भाई ऑफिसर की ट्रेनिंग तो बहुत हाई कैलिबर की होती है जवान से। ऑफिसर की ट्रेनिंग में तो और 10 चीजें सिखाते हैं। ऑफिसर की ट्रेनिंग में तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिगर दबाना, ऑफिसर को तो प्लानिंग करना भी सिखाते हैं। अगर कोई वेटरन, कोई ऑफिसर गलत रास्ते पर चला जाए तो इतना नुकसान पहुंचा सकता है, बिकॉज उसका दिमाग चलता है। देखो यार, ट्रिगर वाली उंगली ना, ये सबकी चलती है, फौज में सबकी चलती है। लेकिन जो दिमाग है, जो बंदा बैठ के प्लान कर सकता है ना, जो प्लान कर सकता है कि तुम यहां से जाओगे, तुम ये करोगे, ये पूरा प्लान और इस तरीके से प्लान, वो ज्यादा खतरनाक होता है, सिर्फ शूटर नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरी नॉलेज में एक सिंगल शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर नहीं है जिसने ऐसा काम करा है। तो ये कहना कि ये चोरी में पड़ जाएंगे, ये डकैती में पड़ जाएंगे, एंटी सोशल, ये सब मुझे नहीं लगता इन चीजों में दम है। ये मेरी जाती राय है। देखो, ये तो आने वाला कल बताएगा, लेकिन मेरी ये जाती राय है कि ऐसा, एक बार फौज ने किसी को छू लिया, वो बंदा ना जिंदगी भर के लिए बदल जाता है। दैट ह्यूमन बीइंग चेंजेस फॉर लाइफ। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है ना। मुझ जैसे टेढ़े को सीधा कर दिया यार फौज ने, एकेडमी के अंदर ना 3 हफ्ते के अंदर सीधा कर दिया गौरव आर्य को। जो लोग कह रहे थे, जिनके माँ बाप कह रहे थे कि ये तो कभी नहीं सुधरेगा, 2-3 हफ्ते के अंदर सेट कर दिया। फौज सेट कर देती है। एक बार फौज के हत्थे को चढ़ गया ना, देन वो फौज फिट कर देती है उसको। खैर, ये झगड़ा हो क्यों रहा है? ये जो पूरा मामला है, ये हो क्यों रहा है? वैभव, इसकी स्टोरी क्या है? इसकी स्टोरी बड़ी सिंपल है यार। एक जमाना था जब ये जो यंगस्टर्स थे ना, जो फौज में भर्ती होना चाहते थे, जो भर्ती के इच्छुक थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो भी वही चाहते थे जो फौज चाहती थी। वो भी वही चाहते थे जो फौज चाहती थी। फौज चाहती थी कि तेज तर्रार, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, स्मार्ट नौजवान फौज ज्वाइन करें, और वो भी ये चाहते थे कि हम लोग फौज ज्वाइन करें। सो देयर वाज अ कॉन्ग्रुएंस ऑफ नीड एंड डिजायर एंड वांट्स। वो एक जगह आके मिलते थे और भर्ती रैलीज होती थी, और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम क्यों हो गई? अब प्रॉब्लम वैभव इसलिए हो गई क्योंकि ये जो फौज में जाना चाहते हैं, ये कुछ और चाहते हैं और फौज कुछ और चाहती है। भाई, आप नोएडा से दिल्ली जाना चाहते हैं, मैं भी नोएडा से दिल्ली जाना चाहता हूं, हम लोग एक गाड़ी में जा सकते हैं। आप दिल्ली जाना चाहते हैं, मैं मेरठ जाना चाहता हूं, हम एक गाड़ी में कैसे जा सकते हैं? वी कैन नॉट गो इन द सेम व्हीकल। फिर हमें 2 गाड़ियां लेनी पड़ेंगी। ये वही चक्कर है। आर्मी वांट्स अ यंगर आर्मी, आर्मी वांट्स अ लोअर पेंशन बिल। और जो भी फौज चाहती है, जो बंदा फौज ज्वाइन करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं 15-20 साल फौज में नौकरी करूं, फिर मुझे पेंशन मिले, और फिर एक सरकारी नौकरी का रुतबा अलग रहता है। फौज के लिए मोटिवेटेड भी है लड़के बहुत ज्यादा। होता है जैसे गांव में 3, 3:30, 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हैं लोग और फौज के लिए तैयारियां करते हैं। ये एक अलग मामला है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कि ये आग क्यों लग रही है ट्रेन में। ये कौन है ये लोग जो ट्रेन में आग लगा रहे हैं? तो यार वैभव, ऐसी स्टोरी है कि अलग अलग जगह, ये देखो, कहीं कहीं लग रही हैं ये आगे। आप भारत का नक्शा लीजिए, ठीक है, आपको ये यूपी के कुछ पार्ट्स में दिखेगा। इसका एपिसेंटर बिहार है, बिहार एपिसेंटर है, ठीक है। हैदराबाद में कुछ हुआ है, 1-2 और हैदराबाद, तेलंगाना, सॉरी माय मिस्टेक, तेलंगाना के आसपास अंदर कुछ हुआ है, कुछ 1-2 स्टेट्स में, पूरे भारत में नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है? बात यह है कि इसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं और इसमें कोचिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हाथ है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ना, ये जो आग लग रही है, इसमें 3 पार्टीज हैं। एक तो वो लड़का है जो फौज ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, वो लड़का फौज ज्वाइन करना चाहता है, उसका दिल साफ है, उसको वर्दी पहननी है, देश सेवा का, वतन की खिदमत का एक जुनून है सर पे, वर्दी पहननी है। गांव में देखता होगा, लोग आते हैं छुट्टी से, फौजी जाते हैं, उनसे बातें सुनता होगा, वो मोटिवेटेड है। तो वो तो बेचारा साफ पाक आदमी है, वो चाहता ही है कि मैं फौज में जाऊं,
उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसका सिर्फ ये एजेंडा है कि मुझे फौज में जाना है, उसके अलावा उसका कोई लेना देना नहीं। अब उसके माँ बाप और घर वाले, जो उसका इमीडिएट समाज है, वो क्या चाहता है मैं बताता हूं। उनको ऐसा लगता है कि उस लड़के को ये नहीं लगता, जो 17-18 साल का लड़का जो दौड़ लगा रहा है सवेरे, उसका नहीं, उसका एम है, उस लड़के का, उस बच्चे का एम है कि मुझे वर्दी पहननी है, बस मुझे फौज में जाना है, मुझे फौजी बनना है, मुझे देश की सेवा करनी है। उसके दिमाग में जो भी आइडियल्स होंगे, सैक्रिफाइस के, वैलर के, ऑनर के, उस लिए जाता है, क्योंकि गांव और ऐसे समाजों में फौजियों की इज्जत भी बहुत है, तो वो सब देखता है, वो मोटिवेटेड है कि मुझे फौज में जाना है। वो तो नहीं है, ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना ज्वाइन करें। हाँ, ज्वाइन भी ना करें भाई। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई जो है ना वो कैरी रखें, क्योंकि फौज में तो उसने ही जाना है जिसके अंदर जो है ना वो अपने मुल्क के लिए ना बहुत ज्यादा जज्बा है, वो एक जिसको एक सजा मिलनी चाहिए। और कैसी सजा मिलनी चाहिए कि गवर्नमेंट की नौकरी इनके लिए हाँ थी, इनके लिए एक यस वाला ऑप्शन था गवर्नमेंट की नौकरी के लिए, वो यस वाला ऑप्शन भी खत्म कर देना चाहिए। और दूसरा, इनके लिए प्राइवेट जॉब वाला भी ऑप्शन खत्म कर देना चाहिए। यार तुम देश की सेवा करने जा रहे हो, तुम वहां पे अपने करने जा रहे हो कि मैं जवाई बनने जा रहे हो उसका, देश का। अगर कमाई करनी है, मैंने पहले ही बोला, कमाई करनी है, मोटे काम करने हैं, तो और इतनी मेहनत यहाँ कर रहे हो, कहीं और कर लो जाके। नेवी देख रहे हो, व्हाट इज बेस्ट फॉर नेवी। वो आपकी लाइफ थोड़ी कोई जॉब या आपके लिए जॉब थोड़ी कोई बना रही है, वो देख रही है कि कंट्री की सिक्योरिटी कैसे बेस्ट हो सकती है, कैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स जो है बेस्ट फंक्शन कर